नमस्कार। हमारे चारों तरफ की दुनिया में एक धुन है, एक लय है। चाहे वो बच्चे के पालने का झूलना हो या फिर गिटार के तार का कंपन, ये सारी गतियां एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत सिद्धांत पर चलती हैं। तो आज हम उसी सिद्धांत की बनावट को समझने वाले हैं। देखने में तो ये सब बहुत अलग लगते हैं, है ना? पर असल में ये सभी एक ही छुपे हुए नियम को मानते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो इनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और आज जब हम ये सब समझेंगे तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी गतियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दोहराए जाने वाले पैटर्न होते क्या हैं। देखिए, पीरियोडिक मोशन का सीधा सा मतलब है दोहराव। अगर कोई भी मूवमेंट एक फिक्स टाइम के बाद अपने रास्ते को बिल्कुल वैसे ही दोहराता है तो वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे हमारी पृथ्वी हर 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है। ये बिल्कुल तय है ना? अच्छा, अब आते हैं एक खास तरह की पीरियोडिक मोशन पर, जिसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये भी समय के साथ खुद को दोहराती है, पर इसमें एक खास बात है। ये हमेशा एक सेंटर पॉइंट के आसपास आगे पीछे होती है। जैसे एक झूला जो अपनी सबसे निचली पोजीशन के दोनों तरफ जाता है और वापस आता है। बस यही है दोलन। अब देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी है। हर ऑसिलेटरी मोशन एक तय समय में पूरी होती है तो वो पीरियोडिक तो है ही, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। जैसे पृथ्वी का घूमना पीरियोडिक है, पर वो किसी सेंटर पॉइंट के आगे पीछे नहीं हो रही। ये एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है। और यहीं से हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम पे। ये सबसे सरल, सबसे बेसिक दोलनों का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये वो भाषा है जिसमें कुदरत वाइब्रेशंस की बात करती है। पहली नजर में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, ये इक्वेशन ऑसिलेशन का मूल मंत्र है। ये हमें किसी भी पल किसी भी ऑसिलेटिंग चीज की सही पोजीशन बता सकता है। चलिए इसे एक एक चरके तोड़कर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। ये बस ये बताता है कि झूला कितना ऊंचा जा रहा है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब झूला ज्यादा ऊंचा जा रहा है, अगर कम है तो झूला हल्का सा हिल रहा है। ये बस उस गति की रेंज है। अगला है ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे आप ऑसिलेशन की स्पीड समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। जितना ज्यादा ओमेगा होगा, वाइब्रेशन उतना ही तेज होगा। और आखिर में है फाई यानी फेज कांस्टेंट। ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब जब हमने टाइम गिनना शुरू किया तो झूला कहां पर था? क्या वो बिल्कुल बीच में था या एक कोने पर? ये शुरुआती पोजीशन ही फेज कांस्टेंट है। तो अब जब हम ये ब्लूप्रिंट समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये चीज की स्पीड, एक्सेलरेशन और उस पर लगने वाले फोर्स को कैसे तय करता है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उल्टी लगने वाली बात दिखाती है। सोचिए जरा, जब झूला अपने बीच वाली पोजीशन से गुजरता है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, पर उस पल उस पर एक्सेलरेशन 0 होता है। और जब वो बिल्कुल किनारे पर पहुंचता है तो एक पल के लिए रुक जाता है, यानी स्पीड 0। लेकिन ठीक उसी पल उस पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, जो उसे वापस खींच रहा होता है। तो इस अजीब से बर्ताव की वजह क्या है? इसकी वजह है एक बहुत ही सरल और खूबसूरत नियम, जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, F बराबर -kx। बस यही वो नियम है जो हर सिंपल हार्मोनिक मोशन को चलाता है। तो इस फोर्स की दो खास बातें हैं। पहली, ये डिस्प्लेसमेंट के सीधे प्रोपोर्शनल है। मतलब आप किसी चीज को जितना दूर खींचेंगे, ये फोर्स उतना ही मजबूत होगा। और दूसरी बात, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ये जो माइनस का निशान है वो यही दिखाता है। इसकी कोशिश हमेशा चीजों को वापस बैलेंस में लाने की होती है। और इसी फोर्स की वजह से एनर्जी का एक कमाल का खेल चलता है। जब चीज सेंटर पर होती है और सबसे तेज चल रही होती है तो उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की एनर्जी होती है। और जब वो किनारे पर पहुंचकर रुक जाती है तो वो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी में बदल जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं, वहीं सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है। वो कभी नहीं बदलती, बस उसका रूप बदलता रहता है। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार चीज देखते हैं जो इस आगे पीछे वाली गति को एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से जोड़ देगी। क्या हम इस वाइब्रेशन को किसी और तरीके से सोच सकते हैं जो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान हो?
तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत कनेक्शन है। जरा सोचिए, कोई चीज एक गोले में घूम रही है, मान लीजिए एक हिंडोले पर, बिल्कुल एक जैसी स्पीड से। अब अगर आप एक तरफ से उस पर टॉर्च की रोशनी डालें तो दीवार पर उसकी परछाई क्या करेगी? वो बस आगे पीछे होगी, और वो परछाई एकदम परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी। दो बिल्कुल अलग गतियां, पर परछाई एक ही। तो अब सवाल यह है कि ये जो आदर्श ब्लूप्रिंट हमने देखा, ये असल दुनिया की चीजों पर कैसे लागू होता है। एक सिंपल पेंडुलम को लेते हैं। उस पर लगने वाला फोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें साइन थीटा आता है। लेकिन अगर पेंडुलम का झूला बहुत छोटा हो तो गणित हमें बताता है कि साइन थीटा और थीटा लगभग बराबर होते हैं। और जैसे ही हम ये छोटा सा बदलाव करते हैं, कमाल देखिए, फोर्स का इक्वेशन अचानक F इक्वल्स -kx जैसा ही दिखने लगता है। और देखिए, सारी कड़ियां जुड़ गईं। एक सिंपल पेंडुलम जब हल्का सा झूलता है तो वो असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। वो एक गोल घूमती चीज की परछाई की तरह बर्ताव कर रहा है, और ये सब उस एक छोटे से नियम F इक्वल्स टू -kx की वजह से हो रहा है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर SHM में एनर्जी हमेशा बनी रहती है, तो फिर असल दुनिया में जब हम गिटार का तार छेड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए क्यों नहीं बजता रहता? ऐसी कौन सी चीज है जो असल दुनिया के दोलनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है? खैर, ये सवाल एक और दिलचस्प कहानी के लिए है।